Okay, शुभ okay, no संध्या। problem. सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के सांस्कृतिक डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर निमाई चंद्र डोले सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड डिजीज इट होम्योपैथी मैनेजमेंट। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर निमाई सर। सब आपका माइक अनम्यूट करिए। Hello, can you hear now? Am I audible now? You are audible. You can speak now. Okay. Okay. नमस्ते। एक्चुअली ये जो टॉपिक जो है आज का, पहले इंग्लिश में मैं बोला था, बट ये हिंदी में एक्चुअली पता हूँ। Your voice is not coming, sir, properly. Hello. Your voice is not proper, sir. You have to speak loudly. Now is it okay? Now it is okay. Now it is okay. ओके सर। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में जो आजकल इतना ये डिजीज बढ़ रहा है, इसके वजह से एक टोटल ग्लोबल बर्डन हो जो जिसको बोलते हैं GBD, इज ए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। बिकॉज ये जो डिजीज जो रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, ये पहले मैंने बोला था एक बार भी, हमारा जो डिजीज जो लंग को जाने के लिए जो रास्ता जो है, एक नोज है और एक ओरल कैविटी है, ये दोनों में से जा सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है, ये जरूरी जब सीजन चेंज होता है और जब थोड़ा बहुत वायरल अटैक बाजू में चलता रहता है, तो जो लोग थोड़ा बहुत इम्यूनिटी कम रहता है उन लोग को जल्दी जल्दी पकड़ लेता है बीमारी। ऐसे तो एक वायरल डिजीज बोलते हैं और एक जो क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो है, जिसमें बराबर सांस लेने के लिए तकलीफ बनता है, सांस फूलता रहता है। ऐसे बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आते रहते हैं। पहले जो बोला गया था एक्चुअली, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, बीड़ी पीते हैं और तंबाकू सेवन करते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को ज्यादा लंग का तकलीफ होता है। लेकिन आजकल तो वो एक साइड में बन गया। हमारा घर में जो माता लोग जो हमारा खाना बनाते हैं, किचन में जो खाना बनते हैं, वहां पे भी बड़ा बड़ा बीमारी होके आजकल का दिन में जो स्टेटिस्टिक जो निकल के आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे फीमेल वो लोग भी लंग कंडीशन में अफेक्टेड हो रहे हैं। इस पर ज्यादा हुआ कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज के अंदर एक वैरायटी है, जहाँ पे जो हमारा जो एल्वेओलाई जो वायु जो एयर सेल रहता है, कोष रहता है, वो ड्राई हो जाता है, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से। इसके कुछ भी कारण नहीं है, एक ही कारण है कि हम लोग जो पोल्यूशन जो हम लोग जो लेता हो हमारा सांस का मार्फत, तो जाके लंग के अंदर घुस जाता है। जाने के बाद धीरे 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 उसके ऊपर इंफ्लेमेटरी कंडीशन बना के दिन दिन जाने के बाद 1 साल 2 साल 3 4 साल के बाद वो सेल को जो उसको इनएक्टिव बना देता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वो बनता है। मगर एयर पोल्यूशन एक बड़ा जो पहले से कहावत है, एयर पोल्यूशन तो हम बाहर निकले तो एयर पोल्यूशन है, लेकिन हमारा घर का अंदर किचन के अंदर बड़ा एयर पोल्यूशन है, हमको आंखों में देख नहीं सकते।
क्योंकि पहले जो था फायर वुड था, लकड़ी का था, वो जला के हम लोग खाना बनाते थे। अभी गैस बन गया, तो गैस के मुताबिक भी वो हम इनविजिबल है, हम देख नहीं सकते, लेकिन वो लोग को हमारा बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। और जो कोमॉर्बिडिटीज जो है, जिसका तबीयत ऐसा ही बराबर नहीं है, जो दूसरा कुछ चीज में ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, जैसे आजकल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उन लोग भी जल्दी रेस्पिरेटरी सिम्टम में पकड़ पहुंच जाते हैं उसके कंडीशन। तो अब मैं थोड़ा बहुत इसके बोल देता हूँ क्या ये बीमारी कौन सा हमारा नेजल कैविटी में होता है। थोड़ा बहुत साइनसाइटिस, अलग राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड, ये हम तो थोड़ा बहुत सीजन चेंज होगा तो वो तो होते रहता है। जिसका eosinophil काउंट ज्यादा है उसको तो हम लोग देखते रहते हैं कि वो क्रॉनिक कॉमन कोल्ड लेके घूमते रहते हैं। एंड वही बड़ा बीमार है जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए होम्योपैथी में अच्छा मेडिसिन है, लेकिन हम लोग ठीक से ट्रीटमेंट कर नहीं पाते हो, क्योंकि बराबर केस टेकिंग लेने के बाद ही हम ठीक से उसको इलाज कर सकते हैं। कुछ तकलीफ आता है फेरिंग्स में, जिसको वॉइस एक बार चिल्लाने के बाद खराब हो गया, बाद में वो वापस नहीं मिलता उसको। ऐसे ही बहुत सारे मरीजों हमको मिलता है। और जो बच्चे लोगों का ये टॉन्सिलाइटिस बोलता है, ये टॉन्सिल बड़ा बड़ा होके उन लोग बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, कभी चला जाता है एलोपैथी डॉक्टर के पास, वो लोग बोलते हैं टॉन्सिल को निकालना पड़ता है, ऑपरेशन करके निकल देते हैं। लेकिन वो ऑपरेशन करने के बाद बावजूद क्या होता है, वो बाद में वो बड़ा, जो टॉन्सिल को हम क्या बोलते हैं कि पुलिसमैन बोलते हैं, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी अंदर में जो बिना वायरस बैक्टीरिया जाने के वो पहले ये टॉन्सिल उसको अटक देता है, पुलिसमैन का काम करता है। लेकिन अगर वो टॉन्सिल को निकाल देंगे तो उसके नतीजे क्या होता है आपको समझ में आ जाए। इसके वजह से एक्चुअली बच्चे बच्चे लोगों को जिसका टॉन्सिल का बीमार है उसको कभी भी सर्जरी करने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो हमारा होम्योपैथी मेडिसिन एंड जो अलग जो मैनेजमेंट जो होता है, जो ठंडा चीज मत करना, फ्रिज आइटम मत करना, ठंडा कम लगाओ, ऐसा करे तो बराबर हो जाता है। फिर लैरिंग्स तो कंडीशन, लैरिंजियल कंडीशन थोड़ा बहुत होता है वॉइस के लिए। और एक जो इब्यूला जो एपिग्लोटिस है वहाँ पे भी तकलीफ होगी, कभी कभी हमको खांसी का बीमारी फैलता है। इसे छोड़ के बहुत सारा कंडीशन है जो हम बैक्टीरिया से मिलते हैं, हमको न्यूमोनिया है, फिर ट्यूबरक्लोसिस है, मैंने पहले ही बोल दिया। और जो कुछ न्यूमोनिया तो बहुत कॉमन चीज है आजकल के दिन में। और कोई कहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ बट्टा है, गया आने के बाद बुखार लेने के साथ बीमार हो गया, टेस्ट करने के बाद क्या मिला, न्यूमोनिया हो गया, लंग में कॉन्सुलेशन बन गया। तो वो सब कंडीशन में एक्चुअली बहुत बढ़िया दवाई है होम्योपैथी में। हम बोरलैंड का न्यूमोनिया एक बुक है होम्योपैथी में, छोटा 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 बुक है, उसमें से अच्छे से लिखा हुआ कैसे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। सबसे जो कॉमन चीज जो है एस्थमा, ये जो एस्थमा बीमारी जो है, इसके बहुत सारे एलर्जी कंडीशन होते हैं। कोई बचपन के होता है, कोई थोड़ा लेटर एज में होता है। दोनों का अच्छा चीज, अच्छा ट्रीटमेंट हमारा होम्योपैथी में मिलता रहता है। फिर भी एक ही बात, अच्छा से केयर लेंगे तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा जो बोलते हैं बीमारी ब्रोंकियोस्टिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग कैंसर जैसे बीमारी, ये खूब कम है होम्योपैथी में। फिर भी हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं हमारी दवाई में। और कुछ दवा प्लूरल जो डिजीज बोलता है, प्लूरल इन्फ्यूजन होता है, प्लूराइटिस बोलता है। उसमें कभी कभी प्लूरा बोलता है तो लंग का जो कवरिंग रहता है हमारा, उसका जो अंदर कभी पानी घुस जाता है। तो बाहर से नहीं, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और कुछ फॉरेन बॉडी जाके उसमें फ्लूइड जमा करता है। उसके वजह से हमको सांस का तकलीफ होता है, फिर कभी कभी बड़ा नुकसान भी पहुंचता है। तो मैं अब ज़्यादा पैथोलॉजी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है थोड़ा बहुत डिजीज नाम मैं बोला, कैसे हो रहा है मैं बोला। अभी मैं जाएंगे उसको कैसे हम मैनेज करेंगे होम्योपैथी के ऊपर, क्योंकि लास्ट में जो प्रोग्राम था उसमें मैं ज़्यादा होम्योपैथी बोल नहीं पाया। तो मैं अभी उसके मुताबिक थोड़ा बहुत होम्योपैथी के बारे में बोल देता हूँ कि हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज जानना चाहते हैं। अभी कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक फैमिली में किसी का ट्यूबरकुलोसिस है, कुछ दिन पहले हो गया, उसको दवाई लिया, फिर बाकी जो मेंबर जो फैमिली में है उसको बराबर अगर ट्रीटमेंट नहीं करे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, तो वो लोगों के ट्रीटमेंट का, वो लोगों के टीबी होने का चांस रहता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री इसीलिए कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
एस्थमा के वजह से भी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो डायग्नोसिस करने के लिए और एक ट्रीटमेंट करने के लिए भी। होम्योपैथी में भी जो दवाई है उसके लिए कभी कभी हमको जो फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, वो हमको मायाजम के बारे में कुछ आइडिया देते हैं। तो मायाजमेटिक ट्रीटमेंट कभी कभी जरूरत पड़ता है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करने के लिए, इसीलिए फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाती है। और मैनेजमेंट करने के लिए जो जिसका स्मोकिंग का आदत है, स्मोकिंग ना करने के लिए बोलना है। अगर कोई पॉल्यूटेड एरिया में जिसका मतलब बासिंदा है वहाँ रहता है, उसको थोड़ा बाहर कोई जगह में ला के ट्रीटमेंट करना अच्छा होता है। नहीं तो जो होम्योपैथी में जो एनिमल लिख के गया है कि जो मेंटेनिंग कॉज जिसको बोलते हैं, हम दवा देते रहते हैं लेकिन मेंटेनिंग कॉज के मुताबिक वो कभी बीमार रहता ही नहीं, बिकॉज सराउंडिंग में पॉल्यूशन है, सराउंडिंग में इरिटेशन चलता रहता है, तो हम उसको हमेशा लेते रहते हैं हमारा सांस प्रश्वास के साथ। तो इसके वजह से क्या होता है, हम दवा देने के बेस्ट दवा देने के बावजूद भी हो वी आर नॉट एबल टू क्योर देम। तो वो भी हमको मैनेजमेंट के टाइम में पेशेंट को बराबर बोलना चाहिए। और आजकल तो कोविड के बाद में एक मास्क लगाने का एक तो आदत बन गया है सब लोगों का, लेकिन हमेशा मास्क लगाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल करता हूँ अगर मास्क लगा के रखे तो वो मास्क हमको वही बार बार हमारा सांस में जा रहा है। तो ये जब जरूरत पड़ता है उस टाइम ही हम जब क्राउड में जाएंगे वी कैन यूज द मास्क। अभी हम थोड़ा केस में आगे बढ़ेंगे। अ, मैं एक केस दिखाता हूँ जहाँ पे एक केस डायग्नोस करके आया था, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये 74-75 ईयर्स ओल्ड पर्सन मेरा पास आया था, कुछ दिन पहले का केस है ये। एक्चुअली ये सिस्टम में एक्चुअली मेरे को ये वीडियो था, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंप्यूटर का तकलीफ है। फिर भी मैं केस को आपको बता देता हूँ क्या केस है। तो एक 75 ईयर ओल्ड हिंदू मेल आया था 24 जनवरी 2024 में, एक साल का ओल्ड केस था। अभी भी पेशेंट आता है मेरे पास। तो ये केस को खांसी बहुत ज्यादा रहता है, खांसी का साथ थोड़ा बहुत वजन उसको उठाने को नहीं देता, सांस का तकलीफ, सांस फूलता रहता है। थोड़ा बहुत चलने के बाद करीब 10 मिनट 20 मिनट चले तो भी उसको रेस्ट करना पड़ता है। और स्टेप बोले तो स्टेयर के जाने के लिए 5 से 10 स्टेप जाने के बाद ही उनको थक जाता है, ऐसा केस था। तो केस को हम लोग भेजा था बिकॉज वो पहले बहुत स्मोकिंग करते थे, अभी बंद कर दिया स्मोकिंग। फिर भी वो स्मोकिंग का जो अवसर हो गया उसके बाद मुताबिक उनको डायग्नोस हुआ था एम्फाइसमा। मैं आपको दिखाता हूँ उसको, जो डायग्नोसिस है मेरे पास है। तो ये पेशेंट को हम जो केस लिया, मैं ब्रीफ में थोड़ा केस दिखा रहा हूँ उसका। तो पेशेंट थोड़ा प्यास कम था, थोड़ा स्वीट डिजायर था, थर्मल थोड़ा चिली था। और उनका जो माइंड सेटअप था, क्योंकि वो उनका फैमिली बारे में सोचता है, थोड़ा माइंड सेटअप बोले तो खुद काम करते रहते हैं, खुद का फैमिली को सोचता है। तो ये सब मेंटल सिम्टम और थोड़ा बहुत जो फिजिकल सिम्टम मिला, उसका मुताबिक मेडिसिन जो है एक्चुअली इट वाज कैलिकर। और ये पेशेंट को हमसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो एग्जामिनेशन किया, उसमें क्लबिंग भी मिल गया, मतलब स्टेज ऑफ द डिजीज एक्चुअली ग्रेड 2 में चला गया और मॉडरेट डिग्री ऑफ एम्फाइसमेटस चेंजेस आ गया था। एयर एंट्री भी बराबर नहीं था, हम जब देखते थे तो एयर एंट्री बहुत कम था उसका। तो ये ये जो सिम्टम जो है, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा बहुत चलने के बाद जो थके रहते हैं, और वाइट इज थिक एक्सपेक्टोरेशन था उनका। तो हम उसको टेस्ट लेने के बाद कैलिकर भी आया था दवाई, तो 2 डोज दिया था कैलिकर। उनको HRCT करने के लिए एडवाइस किया था, उसके साथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा होम्योपैथी में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रोनिक केस है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि अंदर में चेंज होके बैठे हैं ऑलरेडी। लंग का जो अंदर में जो स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ परमानेंट चेंज ऑलरेडी हो गया। तो होम्योपैथी जितना भी करे उसको, वो जो चेंज को फिर वापस लाने के लिए हमारे पास इतनी दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ हम दे सकते हैं। थोड़ा बहुत फंक्शनल लेवल में उसको जो PFT बोलते हैं, परमानेंट फंक्शन टेस्ट, उसमें अगर कुछ चेंज ला सकते तो वो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा।
तो इसीलिए हमको मेरा खुद इंटरेस्ट है, मैं उनको HRCT करने के लिए भेजा था, बराबर डायग्नोस क्या होगा वो देखने के लिए, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराया था। तो 21 डेज के बाद पेशेंट ने आया, उसके बाद हम देखा उसका कॉफ एक्चुअली बहुत रिड्यूस हो गया, तो उन्हें बहुत एक्चुअली इम्प्रेस हो गया फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में। तो 60% कम हो गया, तो उन्होंने बोला सर बहुत अच्छा दवाई दे दिया, आप बहुत कम हो गया। तो मैं बोला भाई आपका तो पुराना केस है तो जल्दी नहीं जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम हो गया विथ 2 days ऑफ कैलिकर। तो उसके बाद हम अगेन 3 weeks का प्लासिबो डाल के भेजा था उनको। फिर पेशेंट आफ्टर 3 weeks भी 75% बेटरमेंट लेके आया था, एंड प्लासिबो इज कंटिन्यू किया हम लोग फिर 6 weeks के लिए। फिर बाद में जुलाई में जो फॉलोअप था उसमें 85% बेटर था, उसके बाद भी फॉलोअप है, तो मैं 4-5 फॉलोअप लेके अब रखा अभी। तो कैलिकेयर में दिया था, उसके बाद एक बार ब्रांडिया देना पड़ा मेरे को क्योंकि उसका बुखार आया था। तो पेशेंट कम चेंज हो जाता है, उसके बुखार आया था। तो कैलिकैब एंड ब्रानिया दे आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। तो मैं वो रिलेशन रख के होम्योपैथी को पूरा फॉलो करके, वो ब्रानिया सिम्टम भी था उनके पास, तो ब्रानिया में उसका फीवर भी हो गया, लेकिन वो एक भी टैबलेट एलोपैथी लिया नहीं। इट इज द व्हाट बोला, तो पेशेंट का जो माइंड सेट था, वो एक बार फर्स्ट दवाई में जब उनको मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दे दिया, तो उनके मुताबिक उनको मैं जो कॉन्फिडेंस लेवल ला के दे दिया, ही वाज स्टिक विथ होम्योपैथी ओनली। So it was done, and patient is still coming with me, and I think it is difficult to read for you. This is the HRCT का actually picture है, इसमें actually centrilobular and sorry, actually emphysematous changes has developed. That's what the HRCT has given that. And pulmonary function test पहले किया था, जब दवाई शुरू से पहले शुरू किया था। ये भी थोड़ा छोटा है, मैं आपको टेबल बना देखा था आपको, और ये आफ्टर ट्रीटमेंट अगस्त में लिया। ये जो है उनका, दिस एक्चुअली द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का पिक्चर जो है थोड़ा समरी करके मैं रखा था। तो दिस शोज दैट एक्चुअली पेशेंट हैज इम्प्रूव्ड विद द, you can see it now, patient has improved his FEV1, that is actually most effective things. So this has been increased remarkably, and for that अभी पेशेंट सेकेंड फ्लोर तक चल सकते, पेशेंट कैन वॉक नाउ, सेकेंड फ्लोर तक चल सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल जो सेकेंड फ्लोर तक उसको एडमिशन किया था वो लेके अभी इतना तक पेशेंट का इम्प्रूवमेंट आया हमारे दवाई के बाद। तो दिस एक्चुअली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वेयर पेशेंट को इतना पूरा के पूरा उसको 100% रिलीफ देने का हमको दवाई नहीं है, हमको इतना करने को नहीं होता क्योंकि परमानेंट चेंजेस है लंग में। फिर भी पेशेंट इज 1 year ओवर, अभी भी आ रहे हैं दवाई के लिए, बराबर चल रहा है, नो अदर मेडिसिन। और एक दूसरा केस है, एक केस एक्चुअली डायग्नोस केस ब्रोंकाइटिस केस था, पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस केस, 45 years ओल्ड लेडी। इनका एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस था लंग, वो ट्रीटमेंट लिया, फिर बाद में वो कॉम्प्लिकेशन बन के एक्चुअली वो पेशेंट को ब्रोंकाइटिस आ गया। तो ब्रोंकाइटिस में एक्चुअली क्या होता है, बहुत स्पुटम जम जाता है, बलगम अंदर जम जाता है, लंग के अंदर जम जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, घड़ी घड़ी उनको इन्फेक्शन आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके एक्चुअली लंग फर्दर डैमेज होके उनको लंग फेलियर में लेके चला जाता है लेटर स्टेज में। इनको भी एक्चुअली वीडियो आई कुड नॉट शो बिकॉज प्ले नहीं हो रहा सर, आई एम सॉरी। यही लेडी है, तो इनको जो सिम्टम जो था एक्चुअली कॉफ विथ येलोइश एक्सपेक्टोरेशन था, एंड कॉफ आफ्टर स्लीप था। वो दोपहर अगर नींद देंगे तो भी नींद के बाद भी कॉफ ज्यादा होता है, नाइट में थोड़ा ज्यादा होता था। डिस्ने और एक्सर्शन था, और एंग्जाइटी लेवल, मेंटल सिम्टम बोले तो बहुत ज्यादा था। डॉक्टर मेरा क्या हो गया, मैं ठीक हो जाऊँ ना, कितना बड़ा दिक्कत है, खांसी क्यों कम नहीं हो रहा है, मतलब इतना मेरे को पूछा था कि मतलब इतना डिस के बारे में उसकी एंग्जाइटी है, बहुत एंग्जाइटी था। तो एंड थर्स्ट वाज नॉट मच, तो थर्स्ट था। तो ऑस्कल्टेशन में कोर्स क्रैकिंग मिला, उस टाइम पेशेंट का इन्फेक्शन था। तो ये लेके रेपोर्टेशन करने के बाद पार्सिलिला 2 नंबर में आ रहा था, मैं पार्सिलिला दिया क्योंकि पेशेंट को मैंने देख के जो आइडिया मिला पार्सिलिला में दिया। तो पार्सिलिला सिंगल डोज दिया था,
क्योंकि क्रॉनिक केस था एंड विथ लंग कॉम्प्लिकेशन इज देयर बिकॉज पहले उसका ट्यूबरकुलोसिस है, उसके बाद कुछ फाइब्रोसिस भी हो गया। तो ऐसा केस को हम ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत सोच के करना पड़ेगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सावधानी से मैं डील किया पेशेंट को। तो एक महीने के अंदर एक्चुअली पेशेंट बोला उसको सिम्टम कम हुआ। अभी भी पेशेंट आता है मेरे पास, समटाइम्स ही कम्स विथ थोड़ा बहुत एग्रीवेशन होकर आता है, क्योंकि वो एज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये सब जो लंग डिजीज है, ये परमानेंट क्योर इसको नहीं मिलेगा, नो मेडिसिन कैन क्योर। बट हम उनको लंग पूरा क्लियर रख सकते हैं। उनको जो जनरल मैनेजमेंट मैं दिया था उसको मैं चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के लिए बोला था, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे थे उनके साथ। उन्होंने हमारा जो मेडिसिन जो है पार्सिलिला, अभी लास्ट मेडिसिन भी पार्सिलिला था, पहले सिंगल डोज था, उसके बाद मैं 2 डोज भी प्रेस्क्राइब किया। तो every 2 months interval I give 1 or 2 doses. So with this now patient is doing good, and whenever she feels fever is feeling and this one क्या बलगम जब थोड़ा ज्यादा लंग के अंदर जमा हो जाता है तो उसको निकलने के लिए फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलता हूँ, है ना, हमारा दवाई से उनको आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा केस था, उनके साथ भी काम चल रहा है। और एक केस है, एक केस एक्चुअली एक छोटा बच्चे थी 4 इयर्स के। इनने एक्चुअली क्रॉनिक कॉफ लेके आए थे मेरे पास, क्रॉनिक कॉफ बोले तो 8 मंथ्स कॉफ। ये 270 किलोमीटर दूर से आई मेरे को दिखाने के लिए आता है कि हमारा बहुत सारा ये किया, इलाज किया उन्हें, क्या बोलते हैं एलोपैथी, कितना सिरप पिया बोलने का नहीं, लीटर्स सिरप पी के कुछ भी हुआ नहीं। तो बाद में वो बोला कि डॉक्टर कुछ करो। तो मैं जब एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो लोकल एग्जामिनेशन कितने इंपॉर्टेंस है, ये एक केस मैं आपको बोलता हूँ। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है, उसका जो इव्यूला है, वो इव्यूला एक्चुअली एडियर के लेफ्ट ट्वेंटी तक चला गया था एक्चुअली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मेरे को मिला। मैं जब यूजी कर रहा था, मैं लेबोरेटरी पढ़ाई किया था, तो मेरे को लगता है कि कहाँ पे मैं देखा ये सिम्टम, रिब्रिक में देखा। तो मैं लेबोरेटरी रेफर करने के बाद मेरे को मिला कि लैक कैनाइन में है। तो 201 डोज देने, 2 डोज आई गिवन दैट, देने के बाद उनका पूरा के पूरा 3 वीक्स में पूरा ही चला गया। क्योंकि वो अभी फोटो भी है मेरे पास एक्चुअली, ये एडियर है, क्या आप देख सकते हैं, ये इबोला थोड़ा इधर के पूरा अटैच हो गया ये का साथ। और बाद में ये बराबर वीडियो था एक्चुअली, ये सेंट्रल में आ गया, सेंट्रल में आ गया। तो इसके बाद कॉफ भी चला गया उनका पास, उनका दूसरा कुछ सिम्टम भी नहीं है अभी। मतलब एक मिराकल बन गया, मतलब वो लोग इतना खुश हुआ कि दवा देने के बाद होम्योपैथी इतना अच्छा कर सकते हैं, उनको भी कुछ आइडिया में नहीं। ये तो मैं फिलहाल 3 4 केस देखा है आपको। अभी मैं बोल रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली मेडिसिन जो यूज होता है हमारा प्रैक्टिस में, वो मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कॉफ, क्योंकि कॉफ और स्नीजिंग, रनिंग नोज, यही लेके एक्चुअली हमारा बाजू आजू में बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, क्योंकि इसका कॉफ सिर्फ पीते पीते हैरान हो जाता है, और वो जो स्नीजिंग के लिए तो सिट्रिजिन लेके लेके हैरान हो जाता है। ये दोनों मेडिसिन एक्चुअली हमको हम जरूर पहुंचता है, इसीलिए अगर हम कुछ कर सकते हैं होम्योपैथ बन के, डेफिनेटली इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर द पेशेंट्स। तो शॉर्ट ड्राई एंड इरिटेटिव कफ जो यूजुअली यू और टीआई में होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आ जाता है, इसके एक्चुअली एकोनाइट से लेके एकोनाइट, एलएम-सिपा, ब्रायनिया, कार्बावेज, ड्रोसेरा, कैलिबाई, रूमेक्स, ये जो दवाई है एक्चुअली इसके इंडिकेशन मैं थोड़ा बोल देता हूँ। एक्चुअली एकोनाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली मेरा टीचर डॉक्टर दुबे जी ने पढ़ाया था, एकोनाइट इज द रेमेडी फॉर फिजिशियन। ये जो बोला था मेरे को, वाई ही स्पोकन लाइक दिस, क्योंकि एक लिखा है सिम्टम जो लिखा है वो जो एलएस में दिया है, इट इज द मेडिसिन एक्चुअली बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसका मीनिंग यही आता है कि जब इंफ्लेमेटरी कंडीशन बन जाता है उसके बाद एकोनाइट का काम नहीं रहता। तो एकोनाइट वर्क इन द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द डिजीज, जैसे भी डिजीज हो, ऐसा नहीं है कि एकोनाइट क्रॉनिक में यूज नहीं होता है, होता है। बट एक्यूट डिजीज में जब देखेंगे, जब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है, वो सब कारण जो डिजीज होता है उसके पहले स्टेज में जब वो स्टेब्लिश हो जाता है,
उसमें एकोनाइट का कम नहीं रहता। तो एकोनाइट मैं बोलता हूँ, अगर ये जो सडन अगर कुछ चेंज होता है जहाँ पे हमको एकोनाइट का इंडिकेशन कुछ मिल जाता है, तो एकोनाइट देंगे तो एक्चुअली वेरी वेरी एक्यूट कोल्ड में एकोनाइट मेरा का जैसा काम करता है, एक ही रोज का भी होता है। पहले हम सब वो डाल हेडेक का साथ स्नीजिंग होता है, नाक से पूरा रॉ जैसा पानी वाटर निकलता है और स्नीजिंग रहता है। और डायनिया कभी थोड़े इन्फेक्शन के साथ अगर लाइक नाउ इट इज गोइंग बैनेसिन अभी चल रहा है, अभी रात में थोड़ा ठंडा है, दिन में टेम्परेचर हो गया, डेज आर हॉट नाइट्स आर कोल्ड, ऐसा वेदर में भी अच्छा खासा हमारा डायनिया बहुत अच्छे काम कर देते हैं। कार्बोगंज में जब वॉइस में थोड़ा चेंज हो जाता है, जो वॉइस गिर जाता है, सुबह का वॉइस, इवनिंग टाइम वॉइस बिकम वेरी लो, कम हो जाता है, बात करने का नहीं होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट से कम करते हैं। ड्रॉसेरा जब पिलो में हेड लगाने के बाद ताकि हमें हेड लगाए तो भी सोने के टाइम में खांसी शुरू हो जाता है, और शुरू मतलब ड्राई कॉफ होता है, वो खांसी में तो ड्रॉसेरा एक डोज सिंगल डोज देने के लिए बोरिक ने लिखा, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। कैली भाई आपको तो पता है बहुत ठीक स्ट्रिंगी डिसीज होता है, और उसमें जो इब्यूला जब सोलन होता है टॉन्सिल, इब्यूला एंड टॉन्सिल अगर बड़ा बड़ा हो जाएगा, इब्यूला एनलार्ज हो जाएगा, तो कैली भाई एकमात्र दवा है, बहुत अच्छा खासा काम करते हैं। रिमैक्स वंस अगेन ये भी बहुत इरिटेटिंग कफ होता है, थोड़ा बहुत एक रूम से दूसरे रूम जाए, थोड़ा बहुत चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा तो खांसी बढ़ जाता है, रिमैक्स अच्छा काम करते हैं। इसमें और एक दवा है स्पॉन्जिया अच्छा काम करते हैं, वो भी बात करने का टाइम, खाना खाने का टाइम, स्वीट खाने के बाद खांसी होगा तो थोड़ा स्पॉन्जिया कम कर देते हैं। फिर थोड़ा बहुत अगर हर्ष और हार्श कफ होता है, थोड़ा बहुत लाउड और जैसे कफ होता है, उसमें थोड़ा सा कैलिबाइरी में ऑलरेडी बोल दिया। एंड उसका जब ब्रोंकाइटिस हो जाएगा तो, ब्रोंकाइटिस मतलब थोड़ा नीचे गिर जाएगा तो उस टाइम दवा चेंज हो जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, एंटीम आ जाता है, कैलिबाई कैलिकार आ जाता है, पर्सिल आ जाता है। ये सब अपर रेस्पिरेटरी में काम करते रहते हैं, लेकिन जो ब्रोंकाइटिस थोड़ा नीचे जाएगा तो एवरी कॉफ सेटल इन द चेस्ट दवा हो जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, बहुत अच्छा खासा काम करता है आरसी निकाल, 200 टू के डोज में काम हो जाता है। एंटीप्टाट थोड़ा बहुत रैटलिंग है और सांस का तकलीफ हो जाएगा तो एंटीप्टाट अच्छा काम करते हैं। कैली भाई पहले ही बोला थिक डिसीज में कैली भाई काम करते हैं। कैलिकार थोड़ा स्टिचिंग पेन रहता है, उसके कैली के बच्चे रहते हैं। पर्सिडिला येलोइश डिसीज आ जाएगा तो पर्सिडिला अच्छा काम करता है। फिर ड्राई का विथ पेन इन चेस्ट, अभी अभी बात कर रहा था मैं, एंटीमटार आर्सल कैलिकर पर्सिडिला सर्वाइवल। फिर ड्राई कफ इनिशियली एंड विद एक्सपेक्टेशन लेटर शुरू होगा तो आर्सल ब्रोमियम, ब्रोमियम में आ जाता है ब्रायन या पर्सिडिला, वो सब दवा के इंडिकेशन। ब्रायन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मुख सूखता है, जीभ पूरा सूख जाता है, लिप्स थोड़ा सूख जाता है, तो उसमें क्या होता है पानी बहुत पी लेता है, उस टाइम ब्रायनिया बहुत अच्छा काम करता है। और जो वेदर चेंज रखे तो वेदर का जो डेज आर हॉट नाइट्स आर कोल्ड, इसमें इस तरह का वेदर में वो अच्छा काम करता है। पार्सिलिला बिल्कुल थर्स्टलेस बन जाते हैं, पानी का प्यास नहीं है, तो ड्राई हो गया पानी नहीं पीते, और ऐसे खांसी है तो पार्सिलिला काम करता है। थोड़ा बहुत माइंड लेता है, रोते रोते सिम्टम बताता है तो पार्सिलिला आ जाता है वहाँ पे। आर्सेनिक का इतना एंग्जाइटी होता है मेरा क्या हो गया, मैं मर जाएंगे, वो भी ऐसा ऐसा बात करता है। आर्सेनिक फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरफ से आर्सेनिक का जो रेस्टलेसनेस बनता है वो एक्यूटिस में भी आ जाता है क्रोनिक के साथ, उस टाइम आर्सेनिक अच्छा काम कर जाता है। फिर अगर सीओपीडी जो मैंने अभी बात कर रहा था, उसमें ब्रायनिया कार्बोवेज पर्टिकुलर आर्सेनिक और कुछ नेट्रमसल, अच्छा बढ़िया ड्रग है, नेट्रमसल आ जाता है, नेट्रमसल लाइकोपोडियम आ जाता है। तो अगर आप देखें तो रेपर्टरी आप घूमे तो आपको यही 8-10 रेमेडी आ जाता है, जिसमें आप अच्छा तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे वो एंटीमटार, डायरिया, कैलिकार, कैलिबाई, देन पर्सिडिला, नेट्रमसल, और खांसी रख तो रियोमैक्स, स्पॉन्जिया, ड्रोसेरा या जाए। अगर कुछ टाइम वो खांसी 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 होने के बाद थोड़ा बहुत बलगम निकलने के बाद पूरा चेस्ट लगता है कि हल्का हो गया, बहुत वीक हो गया चेस्ट, मेरा चेस्ट वीक हो गया, मेरे को पता मिला था ऐसे ही। वो एक्चुअली शी वाज द पेशेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, वो टेस्ट थोड़ा बैड टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट ऑफ द स्पूटम एंड
जब स्पुटम निकलने के बाद थोड़ा वीकनेस, चेस्ट में वीकनेस है, पूरा बॉडी में नहीं, चेस्ट में वीकनेस है, स्टेना मेडल मेडिसिन, सो स्टेना मेडल में रिजल्ट मिल जाता है। और एक दवाई रहता है हमारा ये ब्रोमियम भी, जो उसको बोलते हैं सेरस एस्मा, जो शीशों में जाता है, वो एस्मा आगा तो उसमें ब्रोमियम अच्छे काम करते हैं। फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोडायथिसिस जो बोलता है, उसमें ड्रोसेरा, स्टेना मेटालिकम, बहुत अच्छे मेडिसिन। फास्फोरस भी है, लेकिन फास्फोरस, साइलेसिया, कैलिकर हमको बहुत सोच के देना पड़ता है कि फास्फोरस, साइलेसिया, कैलिकर ये सब दवाई देने में से ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट समटाइम वो लोग एग्रेवेट हो जाता है, समटाइम इट में ओपन अप द ओल्ड कुछ जो फाइब्रोटिक चेंजेस, तो पेशेंट को डेथ में भी ले जा सकते हैं। तो जब हम साइलेसिया और कैलिकर और फास्फोरस यूज करेंगे तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए हमको, ये चीज आपको बराबर याद रखनी चाहिए। अगर लोब वाइज अगर देखें तो कैसे अगर इफेक्ट होता है हमारा जो मेडिसिन, तो देखें तो राइट लंग एंटीमटर की एफिनिटी है, और आर्सेनिक का एफिनिटी है, लोअर में लाइकोपोडियम नेटमसल भी है, और चिलोनियम भी है लोअर एंड। समटाइम जो लोअर एंड में हम तो देखा है ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा एकदम 6-7 मंथ का नहीं 2 साल का बच्चा, मैं देखा 2 साल का बच्चा है, वो आया एब्डोमेन पेन बोल के आया, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। तो डॉक्टर ने गलती से पेट में दर्द के लिए जो कॉलोसिन जैसा दवा दे दिया, बच्चा बोल रहा है गैस पेन हो गया, दर्द दे दिया, लेकिन बच्चे का थोड़ा वो बुखार था, एंड बच्चा बाद में हंसने लगा। एक्चुअली छोटा बच्चा है, छोटा उम्र में क्या होता है, ये जो हमारा जो लांग का जो ये था ना, लांग लोअर लोब जो है, ये लोअर लोब और एब्डोमेन जो है, जो डायाफ्राम में रहता है, ये बहुत नजदीक रहता है। तो कभी कभी एक्चुअली बाय मिस्टेक हमारा गलती से एक्चुअली इसको लगता है कि लोअर लोब जो इफेक्ट होता है निमोनिया में, हमको लगता है कि ये एब्डोमेन में इफेक्ट हो गया, तो हम गलती से उसको दवा देता हूँ, एब्डोमेन की दवा देता हूँ, पेट का बीमार के वजह से उसकी दवा देता हूँ, लेकिन उसको एक्चुअली लंग का बीमार है, निमोनिया पकड़ लिया था एक्चुअली वो बच्चे को। तो बाद में जब एक्सरे लिया, एक्सरे में देखे निमोनिया पैचेस आ गया, व्हाइट व्हाइट पैच हो गया, यहाँ पे व्हाइट निमोनिया कॉन्सोलिडेशन आ गया था। तो तुरंत दवाई चेंज किया, तो दवाई चेंज करने के बाद उसको चिल्ड्रोनियम से कुछ दवाई आ गया था, उसके बाद स्लोली स्लोली वो रिजल्ट हो गया। तो मतलब यही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली पेशेंट को डायग्नोसिस बराबर करना चाहिए, सिर्फ हमारा होम्योपैथी मेडिसिन जाना से तो नहीं होता है, लेकिन प्रोग्नोसिस भी बराबर हमको बराबर जानना चाहिए। एक बार पेशेंट को हम ठीक से समझ नहीं पाए, बीमार कैसा है, बीमार का एक्सटेंशन कितना तक पहुंचा है, बीमार कितना डेप्थ तक गया है, अगर हमको वो ठीक से ध्यान में नहीं रहे तो वी में समटाइम लूज द पेशेंट, मरीज हमारा हाथ में निकल जाएगा और हमारा नाम भी खराब हो सकता है। इसीलिए एक्सरे करना चाहिए लंग के बीमार के लिए, कहाँ पे अफेक्शन हुआ। अगर हम देखें, ठीक है, निमोनिया में देखते हो कि अपर राइट अपर लाइन में हुआ, ये एफिनिटी जो है, ये भी कभी कभी सिम्टम के साथ अगर मिल गया तो इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव, आर्सेनिक आ जाता है। अगर एक राइट अपर लोब में, लेफ्ट अपर लोब में आ गया तो कैलिकर्ब आ जाता है, फिर एकोनाइट अपर लोब में आ जाता है। अगर लोअर लोब में लेफ्ट में आ गया तो ब्रायनिया भी हेल्प होता है, तो फास्फोरस भी आ जाता है कभी। तो ये सब जो मेडिसिन का जो एफिनिटी है, कभी कभी हमको स्पेशली निमोनिया के लिए मैं बोल रहा हूँ। और इसके अलावा दूसरा जो हमारा जो क्रॉनिक डिजीज जो है, निमोनिया तो एक्यूट डिजीज बनता है, तो क्रॉनिक डिजीज है, अगर उसका भी अफेक्शन फाइब्रोसिस और जो लंग में जो दूसरा बहुत जो अगर ओल्ड ट्यूबरकुलोसिस पिक्चर है तो भी, तो समटाइम अगर समझने से हमको उसको ट्रीट करना है तो लंग अफेक्शन भी देख लेना चाहिए कहाँ पे उसका है। इसके लिए हमको नॉलेज चाहिए, एक्सरे पढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए। तो अगर हम एक देख लेंगे तो कहाँ पे अफेक्शन है, इज देयर एनी ओपेसिटीज आर देयर और नॉट, अगर कुछ व्हाइट स्पैचेस आर देयर, तो वो अच्छा हो जाएगा हमको डिसीज चुनने के लिए भी और ट्रीटमेंट देने के लिए भी। तो ऐसा और बहुत सारा जो लंग फंक्शन टेस्ट, जैसे बोला मैं पीएफटी कराया था पेशेंट को, वो भी हमको रिकॉर्ड रखने के लिए अच्छा होता है। अभी तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा प्रश्न उठ के आ रहा है, क्योंकि हमको पास एविडेंस नहीं है। तो हम ये इसको दिखाता हूँ, ये पेशेंट जब आता है पहले उसका लंग का कैपेसिटी क्या था, लंग का फंक्शन का कैपेसिटी कैसा था, हमारा दवा लेने के बाद
2 3 4 महीने के बाद अभी लंग का थोड़ा कमजोरी थोड़ा अच्छा हुआ कि नहीं, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा कि नहीं, ये सब चीज अगर हम अच्छा से दिखा पाएंगे तो वी कैन प्रूव इट इज साइंटिफिकली हाउ होम्योपैथी इज एक्टिंग अंडर रेस्पिरेटरी डिजीज ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट एलोपैथी ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अभी परसों मेरे पास केस एडमिट था, वो पप लेते रहता है, वो जो इनहेलर लेते रहता है, इनहेलर लेते रहते वो उसका एक थोड़ा बहुत अस्थमा हो गया, लेते रहते हैं। तो वो भी हम एक्चुअली हम हॉस्पिटल में एडमिट करें तो पेशेंट को हमारा जो दवाई है एरालिया रेसिमोसा, समटाइम जो ब्लाटा ओरिएंटलिस, ये जो दवाई है एस्मा में बहुत अच्छे से काम करता है। ब्लाटा ओरिएंटलिस जो दवाई है वो तो अगर एस्मा का साथ थोड़ा बहुत ऑस्कल्टेशन में अगर आपको थोड़ा बहुत क्रैकल्स मिल गया तो आप ब्लाटा दे सकते हैं। ब्लाटा लो पोटेंसी नहीं, तुम्हारे एक्चुअली मार्केटिंग में थोड़ा स्मेल आता है, लो पोटेंसी का 3C और 6 देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है वो। एक्चुअली इंस्टेंट अगर देर इज ए क्रिपिटेशन और तो रैटलिंग है उसका साथ एस्मा है तो ब्लाटा अच्छा काम कर देता है एंड इट इज लाइक इंस्टेंट देखिए रिलीफ। तो ये मैंने मेरा प्रैक्टिस में देखा, इसीलिए मैं शेयर करूँ आपसे। तो ऐसे एरालिया रेसिमोसा और ब्लाटा ओरिएंटलिस, समटाइम ये नेबुलाइजेशन हम करते हैं ना, वो लोग एलोपैथी दवाई क्या देते हैं, वो एस्थेलिन नेबुलाइजेशन देते हैं। तो हमारा होम्योपैथी दवाई भी हम नेबुलाइजेशन के, बिकॉज ऑल्फैक्शन इज द रूट, वन ऑफ द रूट हैनीमैन टोल्ड। हैनीमैन बोल के क्या है, क्योंकि ऑल्फैक्ट रूट में भी अगर हम दवाई दे पाएंगे वो भी अच्छा, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत इंस्टेंटली इट गिव रिलीफ एक्चुअली। तो हम करके देखा एक्चुअली एक्यूट एस्मा केस जहाँ पे वो एलोपैथी में एस्टेलिन देते हैं नेबुलाइजेशन, बेरिफेलिन देते हैं। तो हमारा जो दवाई है, हमारा जो होम्योपैथी दवाई जो एरालिया रेसिमोसा, तो ब्लाटा ओरिएंटलिस, कभी कभी दूसरा जो दवाई हमारा जो फ्रिक्वेंट यूज होता है, वो जो दवाई आपका जो लग रहा है कि हम दे सकते हैं, तो आप नेबुलाइजेशन का मुताबिक द सेम डिवाइस में आप लगा के डिस्टिल वाटर में मिला के अब दे दीजिए, इट विल वर्क लाइक मिरेकल। पेशेंट विल गेट रिलीफ विद इन हाफ एन आवर 1 आवर। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कैन प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बहुत बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो आई थिंक आई हैव स्पोकन लिटिल बिट। नाउ इफ एनीबॉडी इज हैविंग सम डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू निमाई जी, आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस हो तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। सर निमाई जी, आप थोड़ा सा पीपीटी को हटा दीजिए। यस सर, यस सर। ये रेस्पिरेटरी डिजीज को एक्सिलरी मेथड्स मेथड्स क्या आएगा इसमें, मैंने इसको सपोर्टिव मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? सर वही मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली। हम रेस्पिरेटरी डिजीज में हमारा जो सपोर्टिव एनिसिलरी मेजरमेंट जब मैं जब बोल रहा हूँ उसमें से एक्चुअली सॉरी, सो रेस्पिरेटरी डिजीज में अगर एनिसिलरी मेजरमेंट ना बोले तो एक्चुअली जनरल मैनेजमेंट बोले तो उन लोगों को जो जो चीज बीमार फैलते हैं, मतलब जिसमें अगर कुछ ठंडा चीज खाने के बाद एग्रेवेट होता है उसको बंद करना चाहिए, वो एक है। और बेड साइड में अगर किसी को हम जैसे मैं बोला अभी जो नेबुलाइजेशन लेते हैं तो एस्मा के लिए, मोस्टली एस्मा के लिए, तो हम तो अच्छा खासा उसका जो रिजल्ट देखा। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट एरालिया रेसिमोसा, ब्लाटा ओरिएंटलिस, फिर हमारा एस्पिडोस्पर्मा, लोबेलिया इन्फ्लेटर, ये जो सब ड्रग जो है सर, ये ड्रग एक्चुअली बराबर एक्चुअली अगर हम इस्तेमाल करें तो अल्फेक्शन का रूट में तो आधा घंटा 1 घंटे के अंदर एक्चुअली जो हमको स्पैजम जो रहता है उस स्पैजम एक्चुअली खुल के वो बंकुलर जैसे काम करते हैं।
लोग जो इनहेलर लेते हैं, Yes. इनहेलर लेते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है इनहेलर का? इनहेलर के एक्चुअली उसमें तो वही से डेरिफाइलिन रहता है, एस्टेलिन रहता है। तो एक्चुअली एलोपैथी का जो है ये ब्रोंको डायलेटर बनता है, मतलब जो ब्रोंको स्पैज्म रहता है जिसके मतलब हमको सांस लेने के लिए हवा अंदर नहीं जाता है, तो उसको बड़ा करने के लिए एक्चुअली वो जो मैकेनिज्म वो एलोपैथी दवाई में है। तो हमारा जो है, हमारा जो मेडिसिन जो है अगर उसको हम बाहर रखने चाहते थे तो हमको पेशेंट को बोलना है क्या है, जो मदर टिंचर अगर घर में नहीं होगा, पेशेंट को हर पेशेंट को एडमिट नहीं कर पाते, तो अगर हम उसको घर में देंगे तो भी एरएलए रेसिमोसा 5 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स मदर टिंचर, अगर हम थोड़ा पानी में 1/4 कप ऑफ वाटर टू गिव इट एंड जस्ट ड्रिंक इट, तो वो भी अगर 15-20 मिनट छोड़ छोड़ के हम देंगे तो दैट ऑल्सो विल वर्क एज ब्रोंकोडायलेटर। हाँ, एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, उससे breathlessness after meal and bath, breath, shortness of breath, dyspnea. Please suggest medicines. Cannot able to live lying down all at night. सर आर्सेनिक एक्चुअली हेल्प्स, पेशेंट लाइंग डाउन एग्रावेशन होगा तो आर्सेल विद हेल्प्स वेल। और अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाइंग फैक्टर मिल जाए तो अगर पेशेंट को चेयर में बैठने में अच्छा लगता है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है होम्योपैथी का। अगर पेशेंट चेयर में बैठे अच्छा मिलता है, कुर्सी में बैठे हैं थोड़ा पीछे हिलाने के बैठे तो हेपर सर आ जाता है, थोड़ा सामने कैमरा के बैठे तो उसको आर्सेनिक आ जाता है, और थोड़ा भी रॉकिंग करे तो कैलिकम आ जाता है। तो ये जो थोड़ा माइन्यूट जो चेंजेस हम लोग देखते हैं, हमारा जो कीनोट सिम्टम जो मीडियम ने लिखा है, अगर थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन पेशेंट को कर लेंगे तो उसके मुताबिक हमारा दवा भी आ जाएगा बराबर। बहुत अच्छा जानकारी दिया है आपने। योगा का जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, मैं तो देखता हूँ अपने प्रैक्टिस में, हम प्राणायाम के लिए जनरली जितने भी रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स होते हैं या ऐसे भी जनरल फंक्शंस होते हैं उसमें प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल होता है। तो साइड बाय साइड मैं प्राणायाम को सजेस्ट करता हूँ। यस सर, यस, प्राणायाम सही बहुत ही रहता है। यूजफुल होता है। इसके अलावा और भी जैसे है कि ये कोल्ड और हॉट है ना, लोग आइस ठंडा खाना खाने से कष्ट बढ़ता है, तो इसको हम जनरल यूज नहीं करते। हम जनरल में जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई फल खाने से हमारा सांस फूलता है, तो मैं बोला कि कोई आप स्पेसिफिक निकालो तो उससे क्या उसको करो, ऐसा जनरल मान करके चलो तो फिर वो हम लोग के लिए वो नुकसान करता, अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल सही है सर, हाँ, बिल्कुल सही है। और मैं जनरल इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि आप इसको इंडिविजुअल बेसिस पर इसको ये अभी करें। करेक्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, बिकॉज और वो आप जो बोला सर प्राणायाम जो होता है ना, प्राणायाम एक्चुअली और जो जो जिसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, ये एक बहुत बड़ा ये है, मैं भी देखा मेरा प्रैक्टिस में, जिसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस जिसको रहता है ना, वो सुबह उठ के सिर पकड़ के बैठते हैं, हाँ तो उसके हाँ। लिए बहुत बहुत अच्छा है। उस पूरा मुख पूरा फूल जाता है, चेहरा पूरा फूल जाता है, उसको देखने को लगता है क्या किडनी का बीमार हो गया क्या। तो हम लोग देखा कि उनको एक्चुअली साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है। तो उनमें क्या होता है सर, एक्चुअली उनको जो नोज ब्लो करना पड़ता है ना, हम जैसे जब वॉशरूम जाते हैं तो अगर कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन जो हमारा जो साइनस जो है, जो मैक्सिलरी एयर साइनस है, जो हमारा एथमोडल एयर साइनस है, जो एनाटॉमिकली बोलता है, इसमें हा भर जाता है, वो हा रहता है लेकिन वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद से एक्चुअली अगर हम ब्लो करें तो थोड़ा बहुत स्टीम लेंगे, स्टीम, सिंपल स्टीम, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल स्टीम इनहेलेशन करें तो वो थोड़ा बहुत खाली हो जाता है। तो जिसका जो साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, अगर वो डेली थोड़ा बहुत स्टीम इनहेलेशन करे तो प्राणायाम के साथ, तो अच्छा काम करते हैं, उसको साइनसाइटिस बराबर नहीं होता है। उसके साथ हमारा जो इंडिविजुअलाइज इलाज जो रहता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आता है, किसी का पल्सेला, किसी का कैलिबा है, किसी का साइलिस से आता है, वो उपचार लेंगे तो ठीक हो जाता है। एक सवाल और आया है, कफ एग्रवेट एट नाइट टाइम एंड आर्सेनिक नॉट हेल्प मच, ज्यादा सर मदद नहीं आर्सेनिक करता का, है। हाँ सर आर्सेनिक का एक्चुअली जो खांसी जो है, एक्चुअली खांसी का नाइट एग्रेवेशन है, लेकिन बहुत सारा दवाई जो है पाल्सिडिला रात में एग्रेवेशन होता है। पाल्सिडिला इज वेरी गुड ड्रग फॉर नाइट एग्रेवेशन। अगर खांसी का एक बात सर मैं आपको बोलता हूँ अभी, जो मैं प्रैक्टिस में देखा, बहुत लोग आता है कि रात को सोने के बाद खांसी शुरू होता है,
तो मैम एक्सरे भी किया, कुछ भी निकला नहीं। चेस्ट एक्सरे किया, कुछ भी निकला नहीं। तो उसको जो नतीजा क्या निकला, उनको जीईआरडी है। जीईआरडी बोले तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो स्टोमक का जो ऊपर का स्फिंक्टर, जो इसोफेजियल के नीचे जो स्फिंक्टर जो रहता है वो थोड़ा लूज रहता है, तो खाना ऊपर आ जाता है। तो खाना ऊपर आने के बाद एक्चुअली जब ये लेटते हैं तो थोड़ा ऊपर आ जाता है। वो आके वहाँ पे इरिटेशन करता है हमारा थ्रोट के यहाँ पे, तो लारिंज में। उसके वजह से एक्चुअली खांसी शुरू होता है। ये खांसी एलोपैथी डॉक्टर कोई भी दवाई कभी भी ये नहीं कर पाते। तो हमको उसको एक्चुअली खांसी का ट्रीटमेंट का जरूरत ही नहीं है। जो कभी कभी जो रात का जो आफ्टर लाइंग डाउन जो खांसी है, वो जीईआरडी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज। तो उसके लिए एक्चुअली हमको जीईआरडी ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए उनको एट ए टाइम कम कम खाना खाने का है, फ्रैक्शन खाने का है, एक साथ ज़्यादा नहीं खाने का है। और खाने के बाद तुरंत लेना नहीं, थोड़ा पाचरी करने का है। खाना जब तुरंत नीचे जाएंगे उसके बाद ही लेना चाहिए। और ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत हेड हेड साइड थोड़ा ऊपर करें तो अच्छा रहता है। तो इट ऑटोमेटिकली एक्चुअली खांसी चला जाता है। हम लोग के रिपोर्टरी में एक अच्छा रूब्रिक्स है कफ कफ चैप्टर के अंदर में, गैस्ट्रिक कफ। और ये मैं भी इस पर बहुत ज्यादा इस पर देखा। और एक केस में मैंने देखा, एक पेशेंट को काफी एब्डोमेन थोड़ा सा लार्ज था, एजेड आदमी है, और उनको हमेशा खांसी होता रहता था, गैस्ट्रिक मेंटेन था। तो उसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, जो थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने उनको ये सॉरी रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स में गए, तो लोग बोले कि आप पहले इसका उन्होंने कुछ नहीं किया, वो गैस को पास करने के लिए बहुत सारी दवाइयां ली और उसके उनको रिलीफ होना। तो फिर मैंने देखा कि अपने होम्योपैथी में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। गैस्ट्रिक कफ में बहुत सारे करीब करीब 7 to 8 मेडिसिन है, उसमें काम काफी अच्छा करता है। और ये गैस्ट्रिक कफ बहुत सारे केस में मैंने, हमको लगता है कि मैक्सिमम जो आईबीएस वाले होते हैं उनको भी खांसी बना बना रहता है। यस यस, बिल्कुल सही। आईबीएस वाले को लिए बना रहता है। एक सवाल और आया है, प्लीज लेट मी टेल अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन विच कैन बी administered in a nebulization for relieving respiratory symptoms. चलो लास्ट का पार्ट सुना नहीं सर। ये होम्योपैथिक मेडिसिन को नेबुलाइज करने के लिए, रेस्पिरेटरी कंडीशंस को, सिम्टम्स को एम्बुलेट करने के लिए कौन सा? नेबुलाइजेशन के लिए ना? जी जी। तो नेबुलाइजेशन के लिए एक्चुअली हमारा जो दवा यूज करते हैं, मैं पहले ही बोला चुका, वन इज एरेलिया रेसिमोसा, एस्पिडोस्पर्मा। तो उसको कहा था कि डिटेल से तो लंग, मतलब इतना अच्छा खासा काम करते हो। एस्पिडोस्पर्मा, एरेलिया रेसिमोसा, प्लाटा ओरिएंटलिस एंड लोबेलियंसेटा, वन मोर इज ग्रेंडिलिया। तो ये 4-5 दवाई एक्चुअली हम यूजुअली यूज करते हैं हम लोग। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए सर जिसको मतलब कि बीपी के पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के और हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनकी एक मेडिसिन चलती है, ब्लड थिनर मेडिसिन, एस्पिरिन जैसी मेडिसिन। एक साइड इफेक्ट, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कफ। उसको कैसे मतलब ठीक किया जाए अगर हमारे होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन हो साथ में दी जाए? एक्चुअली इसीलिए मैं पहले बोला मेंटेनिंग कॉस्ट। एक्चुअली एनिमल जो बोल के गया ना, मेंटेनिंग कॉस्ट, एक मेंटेनिंग कॉस्ट है, क्योंकि ये दवाई का साइड इफेक्ट है। तो दवाई का साइड इफेक्ट एक्चुअली दवाई बंद करे तो तभी वो साइड इफेक्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको दवाई की जरूरत भी नहीं है। मतलब होम्योपैथी दवाई की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो दवाई लेंगे फिर उसका मुताबिक अगर हमारा दवाई दे के उसको बंद करने के लिए एक्चुअली डिफिकल्ट, ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मेंटेनिंग कॉस्ट चलते रहता है ना। क्योंकि उसका जो काम है वो करेंगे, वो जो मैकेनिज्म में काम करते रहते हैं वो मैकेनिज्म डेली चलेगा। तो मैकेनिज्म को हमारा दवाई से बंद करने के लिए एक्चुअली इट इज गोइंग अगेंस्ट दिस वन डिफिकल्ट। इसीलिए एक्चुअली वो जो दवाई जो एलोपैथी जो दवाई का जो साइड इफेक्ट है, तो उनका एक्चुअली दोनों एक साथ चलने के लिए इसीलिए उसको केयर करना बहुत दिक्कत है। एक्चुअली आर्टिफिशियली एड वो दवाई बंद करे तो बंद होते, नहीं तो। ये निमाई जी, आपने कुछ जो दवा नेबुलाइज के लिए लिखा है उसको चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कुछ लोग को उसको ठीक से सुनाई नहीं पड़ा है, अगर चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो उनके लिए लाभ हो जाएगा। सर मेडिसिन का नेम सर? हाँ, मेडिसिन का नाम, या यस सर, आई जस्ट राइट।
मैं समझता हूँ रमन जी आप देख लिए होंगे, अ, अ, नाम लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। और एक लिखते हैं, लोभी व्यक्ति को खांसी हमेशा बना रहता है, साथ में व्यक्ति चलनशील, क्या लिखते हैं, चलनशील दाही हो तो खांसी का खांसी भी हो जाता है। तो प्लाटा ओरिएंटलिस्ट के विषय में ये मैंने जो लोग लोभी होते हैं, मैंने काफी लालच होता है जिनको, तो उनको खांसी हमेशा बना रहता है। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप, डॉक्टर निमाई जी? Please repeat once more. The persons who are very avaricious in nature or greedy in nature, and they are constantly suffer from cough and colds. So what you suggest? Sir, actually, what kind of things they eat, you should know that. कई आता है कि वो उनको तकलीफ है, वो गला में उसको टॉन्सिल बढ़ते रहता है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बंद नहीं हो पाता है, उनके इतना क्रेविंग है कोल्ड ड्रिंक्स का, ऐसा भी लोग बहुत मिलते हैं, उसके लिए फास्फोरस आ जाता है कभी कभी। और जो ग्रीडी जो है उसके लिए एक्चुअली तो हमारा लाइकोपोडियम जैसे मेडिसिन आ जाते हैं। ओके, एवरेज ग्रीडी, so there are some medicine like phosphorus, glycopodium. Sometimes we see माइंड चैप्टर में सर दिया हुआ है ये बुलिमिया, यानी कि ये एक तरह से लालच ही है, खाने के प्रति ज्यादा लालच है, जो कुछ पॉसेसिवनेस होता है, और उसके कारण भी ये एक अच्छा फैक्टर है जो कि दिखलाई पड़ता है, हम लोग पेशेंट में भी देखते हैं, और खांसी का ये फैक्टर्स है। और मेंटल स्ट्रेस, मेंटल कंडीशंस का रूल तो हमेशा हमारे फिजिकल कंडीशंस पर होता ही है, क्योंकि जो मेंटली स्ट्रेस लोग होते हैं उनके लंग्स का और हार्ट का ये सारे बैलेंस एक साथ नहीं हो पाता है, इससे हम लोग को भी काफी फर्क पड़ता है। लोग के खांसी के स्टेज में खाली खांसी ही नहीं, गैस्ट्रिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो जो लोभी आदमी होंगे उनका गैस्ट्रिक सिस्टम भी ठीक नहीं होगा, उनका जो जेलेसी होगा, लोभी होगा, वो लोग को खांसी भी नहीं ठीक होता है, उनके लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कभी नहीं ठीक होता है। ये तो है क्योंकि मेंटल जो एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है, वो डिसबैलेंस जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम लोग को जब हम लोग पेशेंट का टेक ओवर करते हैं, मैंने केस टेकिंग करते हैं, तो हम लोग मेंटल स्टेट को जरूर से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, और मेंटल स्टेट जो है तो हम लोगों को मेंटल स्टेट जो है तो काफी हेल्प करता है दवा के सिलेक्शन में। इसलिए जो उन्होंने लिखा कि आर्सेनिक हमेशा काम नहीं करता, लेकिन आर्सेनिक के लिए तो ये जरूरी होना पड़ेगा, मेंटल स्टेट में आप जाइएगा तो उसके अंदर में इनसिक्योरिटी फीलिंग होता है, हमेशा वो पॉसेसिवनेस होता है और फास्टिडियस नेचर होता है। तो आर्सेनिक के पेशेंट को हम लोग काफी देखते हैं कि हम लोग के रोगी में इंडिकेटेड होता है, आपको कफ एंड कोल्ड्स में, और खास करके रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स में काफी वह इंडिकेटेड हुआ करता है। इसी तरह नक्सभूमिका जो काफी स्ट्रेसफुल रहते हैं, काफी ये रहते हैं, वो भी काफी आपको स्ट्रेसफुल रहते हैं, आपको हमेशा ये एक अच्छा ये है, और इसको पर भी हम लोग को काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तो ज्यादातर मेंटल सिम्टम्स पर ही काम करता हूँ, और इवन बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि मैं देखता हूँ कि अगर मेंटल को लेकर के, अगर बिना मेंटल को इंक्लूड किए हुए अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों का केस ठीक नहीं होता है। निमाई जी ने कितना बहुत अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है, काफी प्रैक्टिकल, और कलकत्ता का स्टडी है आपका, तो आपने काफी बढ़िया इसमें हम लोग को फीडबैक दिया है। आपने अंग्रेजी सेशन में भी इसको एक बार प्रेजेंट कर चुके हैं, आज ये आपका हिंदी सेशन का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ निमाई जी, और फिर आप 19 मई को भी हिंदी सेशन में आप आ रहे हैं,
तो उसमें भी आप एक टॉपिक बता दीजिएगा, हम लोग उसमें भी आपको सुनेंगे। और इसी तरह का कोई विषय होना चाहिए जिससे कि लोगों को प्रैक्टिकल यूटिलिटी ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं एक केस अपना केस भी मैं शेयर करना चाहूँगा, मैं पर्सनल केस। मैं भी पता नहीं क्यों मेरे को भी बहुत कुछ मेरे को टीबी का इफेक्ट हुआ था, प्लूरल एफ्यूजन हुआ था, और उससे काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग मुझे एलोपैथी मेडिसिन लेने पड़े थे। और उसके बाद में मैं ठीक तो हो गया, लेकिन कांस्टेंट खांसी, ब्रेथलेसनेस का अटैक आता रहा, और मैं काफ़ी परेशान था। और इसमें दवाई का भी मैं देखता रहा कि क्या हो सकता है। मेरे को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैं सेटअप देखा, जनरली लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप पढ़ते रहते हैं, आप जरूर सल्फर होंगे। मैं पता नहीं, मैं लगता हो कि मैं सल्फर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ सल्फर का बहुत स्पिरिचुअलिटी मेरे में है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सल्फर मुझे नहीं लगा। मैंने नित्तन सल्फर देखा, एंड इट हेल्प्स मी मच। दूसरा एक चीज को, लेकिन मैंने साथ साथ, लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई जब खाते हो तो आप लहसुन मत खाया। और मैं देखा, मेरे कहीं मैं पढ़ा कि लहसुन खाने से, गार्लिक समझ रहे हैं ना निमाई जी, गार्लिक हम लोग बोलते हैं, तो लहसुन मैं सवेरे खाली पेट में खाने लगा। शुरू में तो बड़ा दिक्कत होता था, पेट में बहुत जलन होता था खाली पेट में खाने से, लेकिन जब मैंने 2-4 दिन खाने के साथ ही मेरे की जो ये कंडीशंस जो हैं तो इतने अच्छे हो गए, इतने ठीक हो गए। और आज मैं पिछले कई एक साल से मेरे को इस तरह का खांसी नहीं होता है, मैंने इस तरह का ब्रेथलेसनेस सबको, और हॉस्पिटलाइज होने का या डॉक्टर के पास जाने का हमको अभी नौबत नहीं आता है। ये एक अच्छा ये है अनुभव, और हम लोगों को इसके साथ में ये बात का ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को साथ साथ में, होम्योपैथी के साथ साथ में जो हम लोग कहते हैं कि लहसुन है, ये सब का भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, अपने जनरलाइज नहीं होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको कि जिस चीज से नुकसान करता है उसको उसी के साथ में नहीं करना चाहिए। इसका हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ में हम लोग के पास में एक रामप्रवेश जी हाथ उठाए हुए हैं। रामप्रवेश जी, आपके पास में कुछ समय है, थोड़ा सा बात कर सकते, बोल सकते हैं, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट थैंक यू कर सकते सर, थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई हमारे भोले सर जी को, जो रिस्पेक्टिव टैग पर बहुत अच्छा दवाई तो बहुत बताए, लेकिन हम जो लिखे कि खांसी लोभी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को बनता है, तो एकदम लिखा हुआ है शास्त्र में भी और होम्योपैथिक साइंस में, मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड, काम बात कप लोभ पारा, क्रोध पित्त निछाती जा रहा, जनरलाइज मत यानी कीजिए, लोभी व्यक्ति को कफ का फॉर्मेशन होता। ये तो गलत है। यह जो है बहुत बहुत अच्छा जो है। और यदि जलनशील व्यक्ति हो तो खांसी का घर ही होता है। पर ऐसा सुख दे की जनरलाइज नहीं जल्दी होता। सोच है, कुष्ठ दुष्टा मन कटुलाई, अहंकार अति दुख डमरुआ, मद कपट मन मान्य हरुआ। यानी जलनशील वाले व्यक्ति को वाइटलिटी ड्रेन होता है, जिसके कारण तो हम लोग का समय अब 1 मिनट हम लोग एक्सीड कर रहे हैं। और ऐसा जनरलाइज नहीं होता है कि खांसी लोभी वाले को और जेलसी वाले को ही होता है, ये जनरलाइज नहीं है, ऐसा है, प्रवृत्ति है। और मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निमाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। हम लोगों का हिंदी सेशन का समय समाप्त हो चुका है, हम लोग अंग्रेजी सेशन की ओर मूव करेंगे। और इसके साथ में आज का सेशन हम लोग हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर गणेश जी को। ओवर टू यू डॉक्टर गणेश, यू कैन टेक अप। for